गेम ऑफ थ्रोन्स के सीजन 7 का अखंड चूतियापा इस वीडियो में भी जारी रहेगा। एपिसोड 2 के शुरुआत में डैनी और उसकी आर्मी ड्रैगनस्टोन के आइलैंड पर पहुंचती है। यहाँ पर आते ही पहले एक छोटी काउंसिल मीटिंग होती है और तभी वहाँ पर मेलिसांड्रे आती है और फिर यहाँ पर डैनी और मेलिसांड्रे की कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। उसमें ये दोनों भी कभी इंग्लिश और कभी वलेरियन में डायलॉग्स मारने लगते हैं। अबे कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके उसी में बात करो ना। और ये पूरा कॉन्वर्सेशन गेम ऑफ थ्रोन्स के और एक एकदम स्टूपिड नॉनसेंस के बारे में होते हैं, एंड दैट इज द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड प्रोफेसी। सो ये प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड की प्रोफेसी यानी भविष्यवाणी कुछ 6 सीजन्स तक गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में चल रही थी, बट आगे इस चीज का कुछ हुआ ही नहीं। I will do as Jon Snow commands. He's the prince that was promised. काहे की प्रोफेसी और काहे का क्या? ये प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड यानी अज़ोर अज़ाय वाली चीजें गेम ऑफ थ्रोन्स के शो ने 8 सीजन तक ऐसे ही हाइप कर दी थी। गेम ऑफ थ्रोन्स का पूरा शो खत्म होने तक हमें इस प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड के बारे में कुछ नहीं बताया गया। The prince or princess who was promised will bring the dawn. सालों तक गेम ऑफ थ्रोन्स के फैंस ने इस प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस्ड के प्रोफेसी को लेके अपनी अपनी थियरीज बनाई थी। ऑलमोस्ट 10 सालों तक इस प्रोफेसी को लेके सभी फैंस बहुत एक्साइटेड थे, बट आगे उसका कुछ प्रॉपर आंसर ही नहीं मिला। आगे कुछ हुआ ही नहीं, उसके वजह से ऐसे ये प्रोफेसी वाले सभी सीन्स टोटल नॉनसेंस रहे थे, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं रहा था। यहाँ पे मेलिसांड्रे ये बोलती है कि डैनी को जॉन स्नो को बुलाना चाहिए और वो उसकी तारीफ करने लगती है। मेलिसांड्रे जॉन स्नो की सब तारीफ करती है, बट जॉन स्नो मर के जिंदा हो गया वो ये कभी नहीं बोलती। अबे इतनी तारीफ कर ही रही है तो वो भी बोल देना, बट आई थिंक वो कुछ खास बात नहीं है। फिर यहीं पर टिरियन लैनिस्टर बोलता है कि जॉन स्नो एक अच्छा इंसान है और डैनी को उसे मिलना चाहिए। But I like Jon Snow and I trusted him. If he does rule the North, he would make a valuable ally. अभी ये टिरियन और जॉन स्नो सीजन 1 में एक दूसरे से मिले थे, यानी कुछ ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले मिले थे। यूजुअली किसी भी इंसान का बिहेवियर 5 साल में थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता है, बट नहीं, टिरियन लैनिस्टर 100% श्योर है कि जॉन स्नो अभी भी एक अच्छा इंसान है। ये चीज टिरियन कॉन्फिडेंटली कहना थोड़ा इलॉजिकल था, और फिर टिरियन गर्व से कहता है I am an excellent judge of character. सो टिरियन लैनिस्टर अब एक्सीलेंट जज ऑफ कैरेक्टर है। रिमेंबर टिरियन ने शे के कैरेक्टर को कैसा जज किया था? फिर किंग्स लैंडिंग में सैमुएल टार्ली के पापा रैंडल टार्ली क्वीन सर्सी से मिलने आते हैं। कुछ 500 सालों से रैंडल टार्ली का टार्ली हाउस टायरेल के बैनरमैन रहे थे, बट इस मीटिंग में सर्सी रैंडल टार्ली को कन्विंस करती है कि टार्लीज को अब लैनिस्टर्स के लिए लड़ना चाहिए। सर्सी कहती है कि डैनी ने एसोस में हंड्रेड्स ऑफ नोबेलमैन को क्रूसीफाई किया था, वो एक फॉरेन लैंड से आने वाली घुसपैठिया है, इसीलिए वॉर में तुम मुझे सपोर्ट करो। अबे डेनेरिस टारगेरियन ने एसोस में नोबेलमैन को क्रूसीफाई किया था क्योंकि वो वहां पे स्लेव्स रखते थे और उन पे जुल्म करते थे। चलो मान लेते हैं कि ये बात रैंडल टार्ली को नहीं पता होगी, बट व्हाट अबाउट सर्सी के काले करतूत? उसने तो पूरा सेप्ट ऑफ बेलर उड़ा दिया था और हजारों लोग मारे थे। उसका क्या? उस ब्लास्ट में सर्सी ने टायरेल्स की रानी मार्जरी को उड़ा दिया था। इस बात का तो टार्लीज को गुस्सा आना चाहिए था, बट वैसे कुछ नहीं होता। फिर फेथ ऑफ 7 वाला रिलीजन टार्लीज का भी रिलीजन है। सर्सी ने उस धर्म के सभी को उड़ा दिया था, बट टार्लीज यहाँ पर उनका सब धर्म, उनकी लॉयल्टीज सब भूल जाते हैं। इवेंचुअली जेमी लैनिस्टर रैंडल टार्ली को पूछता है कि क्या वो सर्सी लैनिस्टर के लिए फाइट करेगा, एंड सरप्राइज टार्लीज मान जाते हैं। Queen summons me, I answer the call. फिर सिटाडेल में सैम और आर्चमेस्टर एब्रोज फ्रेंड जोन के बादशाह जोरा मोरमोंट से मिलते हैं। जोरा बेचारा कुछ बहुत ही जानलेवा बीमारी से परेशान है। आर्चमेस्टर एब्रोज यहाँ पे बोलते हैं कि जोरा की बीमारी कभी भी ट्रीट नहीं हो सकती। This is quite advanced and beyond our skills, sir.
और सबसे खास बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि इस सीन में आर्चमेस्टर एब्रोज ने सैम को अभी उनका असिस्टेंट ही बना लिया है। अबे ये सैम कुछ 2 हफ्तों पहले सिटाडेल में आया था और अभी से वो सीधा आर्चमेस्टर का असिस्टेंट बन गया है। अबे पिछले एपिसोड में ये आर्चमेस्टर्स की टट्टी साफ कर रहा था और अभी सीधा आर्चमेस्टर का असिस्टेंट बन गया। वाह, ये तो ऐसा हुआ कि किसी ऑफिस में 2 हफ्तों के लिए इंटर्नशिप करो और फिर तुम सीधा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के असिस्टेंट बन जाते हो। व्हाट स्टूपिड लॉजिक इज दिस। इसके बाद में ड्रैगनस्टोन के थ्रोन रूम में और एक मीटिंग होती है। यहाँ पर लेडी ओलेना एक अच्छी बात करती है। वो कहती है कि उसकी ग्रैंड डॉटर मार्जरी सभी आम आदमी लोग की फेवरेट थी और उसे सब प्यार करते थे। I can't remember a queen who was better loved than my granddaughter. सही कहा मैडम ने। उनकी ग्रैंड डॉटर मार्जरी तो हमारी भी फेवरेट थी और उसे हम सभी ऑडियंस भी प्यार करते थे। The common people loved her. The nobles loved her. बट अचानक से लेडी ओलेना खुद ही के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। They won't obey you unless they fear you. They won't obey you unless they fear you? What? ये तो पूरी गलत बात हुई। लेडी ओलेना के मुताबिक आम आदमी लोग अपने राजा रानी से डरने चाहिए, तभी वो उसे फॉलो करेंगे। अरे लेडी ओलेना, तुम्हारी ग्रैंड डॉटर मार्जरी के साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। क्वीन मार्जरी एक एग्जाम्पल थी कि प्यार मोहब्बत की बातें करोगे तो प्यार वापस मिलता है। ऐसा नहीं है कि राजा को एकदम क्रूएल होना चाहिए। हाँ, राजा रानी को स्ट्रिक्ट होना चाहिए बट उनका खौफ नहीं होना चाहिए। फिर इसी मीटिंग में टीरियन लैनिस्टर अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि लैनिस्टर्स के बड़े कैसल कैसरली रॉक पर सीधा अटैक करना चाहिए और वो ऐसे ही कुछ स्टूपिड प्लान्स बताने लगता है। इस मीटिंग के एंड में लेडी ओलेना वापस एक बकवास करती है। I've known a great many clever men. I've outlived them all. You know why? I ignored them. सो वो डैनी को सलाह देती है कि इग्नोर टीरियन, उसकी बात क्या सुनना है। यू आर ड्रैगन, बी द ड्रैगन। वाह, क्या सजेशन है। सो लेडी ओलेना का कहना है जो भी अच्छे सजेशंस काउंसिल डैनी को देगा उसे सब भूल जाना चाहिए और जो मन में आए वो डैनी को करना चाहिए। ऐसे वो डैनी को स्टूपिडली एनकरेज करती है। मतलब डैनी सिर्फ अच्छी है और बाकी सब चूतिए है। सिर्फ तू ही शानी है, तू क्वीन है, तू ड्रैगन है, जला दे सबको। वाह, क्या सलाह है। The lords of Westeros are sheep. Are you a sheep? No. You're a dragon. Be a dragon. इतनी तारीफ सुनते हुए डैनी की शक्ल तो देखो। अब इतनी तारीफ सुनने के बाद तो कोई भी लाल हो जाएगा। फिर आती है गेम ऑफ थ्रोन्स के हिस्ट्री की सबसे स्टूपिड रात। इस रात अपना सैमुएल जोरा का ऑपरेशन करने वाला है। जोरा को ग्रे स्केल की बहुत डेडली बीमारी होती है। ये ग्रे स्केल की बीमारी मतलब आदमी 99.99% मरता ही है, बट इस रात वो 0.1% वाली रात होने वाली है। वेस्टरोस में हजारों सालों तक इस बीमारी का कोई हल नहीं रहा था। इवन आर्चमेस्टर एब्रोज विद 60 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी कहते हैं कि जोरा अब अनट्रीटेबल है, वो मरने ही वाला है। This is quite advanced and beyond our skills, sir. बट समहाउ अपना सैमुएल टार्ली जो कुछ 1 महीने पहले सिटाडेल में आया था, उसके पास अब इस बीमारी को ठीक कैसे करना है उसका ज्ञान आ गया है। ज्ञान मतलब वो सीधा एक्सपर्ट बन गया है। 1 महीने में भाई सर्जरी कर सकता है। सैमुएल टार्ली रात भर जोरा मोरमोंट की कुछ घिनौनी सर्जरी करता है और बस अगले दिन सुबह जोरा ग्रेस्केल के बीमारी से पूरी तरह से रिकवर हो गया है। You're free to go, sir. वाह, क्या बात है। देन हम वापस आर्या स्टार्क को मिलते हैं। वो चली है किंग्स लैंडिंग सर्सी लैनिस्टर को मारने, बट देन वो इन एट द क्रॉसरोड्स में कुछ खाना खाने के लिए रुकती है और वहां पे उसको मिलता है उसका पुराना दोस्त हॉटपाई। यहाँ पर हॉटपाई आर्या को बोलता है कि विंटरफेल में अब स्टार्क्स आ गया है, क्योंकि आर्या को तब तक लगता होता है कि अभी भी विंटरफेल में बोल्टन्स का ही राज है। लाइक व्हाट? I thought you'd be heading for Winterfell. Why would I go there? The Boltons have it. No, the Boltons are dead. अबे आर्या इतना टाइम से वेस्टरोस में घूम रही है। एड शीरन के कॉन्सर्ट में वो लैनिस्टर्स के सोल्जर्स के साथ में बैठी थी, बट अभी भी उसे विंटरफेल में स्टार्क्स आए हैं ये पता नहीं है। अबे इतने बड़े बैटल ऑफ बास्टर्ड्स के बारे में वो कहीं ना कहीं तो सुन ही लेगी ना, बट नहीं, वो अभी भी उसके बारे में अनजान है। Jon Snow came down from Castle Black with a Walden army and won the Battle of the Bastards. He's king of the North now. फिर हॉटपाई ने जब स्टार्क्स विंटरफेल में है ये जब आर्या को बताया,
तब आर्या स्टार्क डिसाइड करती है कि वो अब विंटरफेल में जाएगी और सांसा से मिलेगी। यानी अगर हॉट पाई आर्या को यहाँ पे एक्सीडेंटली नहीं मिलता, स्टार्क्स विंटरफेल में है ये चीज वो आर्या को नहीं बताता, तो वो अकेली किंग्स लैंडिंग जा रही थी और फिर किसी का फेस पहन के सर्सी लैनिस्टर को मारने वाली थी। काश स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती, बट नहीं, अब आर्या सिर्फ हॉट पाई की वजह से विंटरफेल निकलेगी। अगर हॉट पाई आर्या को विंटरफेल और स्टार्स के बारे में नहीं बताता तो आर्या सर्सी को मार सकती थी और फिर हमें आगे सीजन 8 में किंग्स लैंडिंग का वॉर भी नहीं देखने मिलता। हजारों लोगों को जो जिंदा जलाया गया था वो भी हमें देखने नहीं मिलता। सो क्या एक तरह से सीजन 8 के अखंड चूतियापे का जिम्मेदार हॉट पाई है? आई सीरियसली डोंट नो। आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। बट एनीवेज, उसी में अगर आप मैप में देखोगे तो आर्या किंग्स लैंडिंग से कुछ 2 या 3 दिन के सफर के डिस्टेंस पे ही होती है। ये रहा इन एट द क्रॉसरोड्स एंड दिस इज किंग्स लैंडिंग। अब यहाँ जाके सर्सी को मारने के अलावा वो हॉट पाई की बात सुनती है और अपना मिशन छोड़ के शी गोज ऑल द वे बैक टू द विंटरफेल। क्या स्टुपिडिटी है ये। दूसरी तरफ सैमुएल टार्ली को सिटाडेल में कुछ नई नई चीजें हर दिन मिल रही है। पहले उसे जोरा की सर्जरी कैसे करना है ये पता चलता है, फिर उसे पता चलता है कि ड्रैगन स्टोन पर ड्रैगन ग्लास भर भर के अवेलेबल है, इसीलिए वो विंटरफेल में एक रेवन भेजता है और जॉन स्नो को बोलता है कि ड्रैगन स्टोन में ड्रैगन ग्लास भर भर के मौजूद है जिससे हम व्हाइट वॉकर्स को मार सकते हैं। सो इसीलिए अभी जॉन स्नो को भी डेनेरिस टारगेरियन से मिलना है क्योंकि वो चाहता है कि डैनी उन्हें नाइट्स किंग के खिलाफ वॉर में मदद करे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे ड्रैगन स्टोन पर ड्रैगन ग्लास की माइनिंग करनी है। अब इन सभी चीजों का संदेशा लेके कोई भी ड्रैगन स्टोन जा सकता है, बट अपेरेंटली अब एक राजा ही रानी से मिल सकता है। Daenerys is a queen. Only a king can convince her to help us. पता नहीं ये क्या लॉजिक था, बट जॉन स्नो बार बार इंसिस्ट करता है कि वही डैनी को मिलने जाएगा। इस बात से भी सैंसा बहुत खफा होती है और वो वापस खुलेआम जॉन पे चिल्लाती है। वो बोलती है कि जॉन स्नो इज अबैंडनिंग द पीपल। You're abandoning your people. You're abandoning your home. अबे अबैंडनिंग द पीपल? व्हाट द फक सांसा, तुम्हारी फाइट कुछ ज़ॉम्बी आर्मी से होने वाली है और यहाँ पे जॉन कुछ एलाइज ढूंढने जा रहा है। ऐसे एक बड़े वॉर में एलाइज ढूंढने जाना मतलब वो नॉर्थ को अबैंडन नहीं कर रहा है। पता नहीं D&D ने इतने स्टूपिड डायलॉग्स कैसे लिखे हैं। You're abandoning your people. फिर अगले सीन में एक शिप में यारा ग्रेजॉय, एलारिया सैंड और थियॉन ग्रेजॉय कुछ मस्त दारू पीते रहते हैं, बट तभी वहां पर थाउजेंड्स ऑफ जहाजों के फ्लीट के साथ में यूरोन का सरप्राइज अटैक होता है। अभी इतने बड़े समुद्र में कैसे सरप्राइज अटैक होता है क्या पता। यारा के आयरन फ्लीट के जहाजों में से एक भी जहाज यूरोन के कुछ हजारों जहाजों को नोटिस करता है। वाह क्या लॉजिक है। सो यूरोन पूरे बड़े समुद्र में से छुपा रुस्तम तरीके से सरप्राइज अटैक करता है और वो अटैक भी कैसा होता है। यूरोन यारा के सभी शिप्स में से एग्जैक्टली यारा की शिप को ढूंढ के निकालता है और वो भी एकदम ढेर अंधेरे में। ओह माय गॉड, ये वाला सीन तो अखंड चूतियाप था। उसकी शक्ल तो देखो, टोटल डार्कनेस में फाइट अब शुरू होती है और कुछ घंटा दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें सोल्जर्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। सभी ने काले कपड़े पहने हैं और सभी के कपड़ों पर ग्रेजॉय का सिजिल होता है। सो कौन यारा वाले ग्रेजॉयज है और कौन यूरोन वाले ग्रेजॉयज है, ये सब इन सोल्जर्स को कैसे पता चलता है क्या पता। हमें अभी इतना लॉजिकली सोचना नहीं है, बस ये नॉनसेंसिकल वॉर सीन देखो। यूरोन ने अटैक किया है और अभी वो वॉर जीत रहा है, बस दैट्स इट। फिर थियॉन रात के अंधेरे में ठंडे पानी में कूद जाता है। अब उसके साथ क्या हुआ और आगे आखिर क्या क्या चूतियापा हुआ वो अब इस सीरीज के 3rd एपिसोड में हम जानेंगे। अंटिल देन बाय एंड टेक केयर।